Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, फाइनली प्रीलिम्स फीवर खत्म हो गया है। मतलब IBPS PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देख के अब हम आगे बढ़ गए हैं और हम फाइनली अब तैयार हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब भाई प्री एग्जामिनेशन देने के बाद भाई जिस दिन हम प्री एग्जामिनेशन को दे के गेट से बाहर निकलते हैं उस दिन से लेके जब तक हमारा प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता भाई हमारे सामने बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं और इस टाइम हमें बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। भाई डिफिकल्ट चॉइसेस जैसे मतलब यहाँ पे हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हर उस बच्चे के पास जो भी प्री एग्जामिनेशन देके आता है। पहला क्वेश्चन कि क्या मेरा मेंस क्लियर होगा या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन कि क्या मैं मेंस की तैयारी चालू करूं या नहीं, मतलब व्हाट टू डू, अब क्या करें। अब देखो मुद्दा क्या आ जाता है यहाँ पे। अब ये जो दो चीजें हमारे सामने आई है इसमें से एक है बाय चांस और एक है बाय चॉइस। भाई पहला जो हमारा ऑप्शन है कि हमारा मेंस निकलेगा या नहीं वो है बाय चांस। भाई बाय चांस मतलब हमें नहीं पता कि भाई हमारा प्री एग्जामिनेशन निकलने वाला है कि नहीं। भाई हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, भाई हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं पढ़ाई में, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं उस दिन एग्जाम डेट पे अच्छा से अच्छा एग्जाम देने की। बट उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। भाई रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने का मतलब है उन सारे 5-6 लाख बच्चों के साथ जिनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो उस हर एक बच्चे का एग्जाम कैसा गया उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मतलब एग्जाम का रिजल्ट हो गया बाय चांस। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बाय आवर डिसीजन, बाय चॉइस। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हम मेंस की प्रिपरेशन चालू करें या नहीं। तो बिल्कुल हमें मेंस की प्रिपरेशन आज ही चालू करनी चाहिए। गाइस देखो हमारे सामने अब कुल मिला के दो ऑप्शंस बचते हैं कि या तो हमारा प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। भाई या तो हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए सीट हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर मेंस की प्रिपरेशन आज ही चालू करके आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज अगर आपका प्री एग्जामिनेशन निकल गया और आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए तो आप उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन चालू नहीं करी है और जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बिकॉज भाई प्री एग्जामिनेशन के बाद आप मान के चलो मोटा मोटा 15 से 20 दिन बचते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। भाई कोई भी बच्चा इतना सूरमा नहीं होता कि भाई वो 15 दिन में प्री एग्जामिनेशन से लेके अपना लेवल मेंस एग्जामिनेशन तक बढ़ा ले। ठीक है, तो ये हो गया पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकलता तब भी भाई आप अगले आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अभी बहुत नजदीक है हमारा IBPS क्लर्क, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे और उसके चांसेस निकलने के आपके डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, फोर्थ फोल्ड हो जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आपने इस बार मेंस की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो भाई मेंस की प्रिपरेशन करना ही फ्रूटफुल है इस टाइम पे। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई मेंस की प्रिपरेशन आखिर करनी कैसे है। भाई वो क्या चीजें हैं जो हमें अपने अंदर नई लेके आनी है, वो क्या चीजें हैं जो पुरानी चलती आ रही हैं हमें उनको और डेवलप करना है, और वो क्या चीजें हैं जिनको हमें बिल्कुल छोड़ना है प्री और मेंस में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आती हैं। ठीक है भाई आज की वीडियो चालू करते हैं। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज अब से लेके एंड तक की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच इट टिल द एंड एंड लेट्स डू इट नाउ। तो इस वीडियो चालू करते हैं सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि भाई मेंस और प्रीलिम्स में फर्क क्या है। भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद हमें और नई चीजें क्या ऐड ऑन करनी है अपनी प्रिपरेशन में कि हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो सकें। भाई देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब इसके लिए हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं। भाई हम इतने कॉन्फिडेंट हैं प्री एग्जामिनेशन देने के बाद कि चाहे हमारे 50, 55, 60, 65 कितने भी अटेम्प्ट्स हैं हमें पता है कि हमारी एक्यूरेसी इतनी हाई है कि हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो भाई अब हम और क्या ऐड ऑन करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो अब वो देख लेते हैं। तो गाइस मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न ये रहा, इसमें आते हैं ये 5 सेक्शन, 5th सेक्शन बीइंग डिस्क्रिप्टिव। ठीक है भाई अब देखो इसमें कंपेयर कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्री का एग्जाम पैटर्न, ये रहा हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न। आओ इनमें कंपैरिजन करते हैं। भाई पहला है इंग्लिश, इसमें भी है इंग्लिश, कंपेयर हो गया। इसमें है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट, इसमें भी है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये भी है क्वांट, ये भी हो गए। थर्ड है इसमें रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी है रीजनिंग एबिलिटी, भाई ये भी कंपेयर हो गया। मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 3 सेक्शन ही मेंस एग्जामिनेशन के 3 सेक्शन होते हैं, पर मेंस एग्जामिनेशन में 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस आ जाते हैं। उन 2 का नाम क्या है, फर्स्ट आता है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस और सेकंड आ जाता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज मतलब डिस्क्रिप्टिव, इसमें हमें क्या करना होता है, एक लेटर राइटिंग आता है, एक ऐसे राइटिंग आता है। सो गाइस ये तो हो गए इन दोनों के एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस। इनमें और क्या डिफरेंस होता है भाई, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये कि भाई जहां हम प्री एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहां हमारा सबसे पहला आउटलुक होता है, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो है टाइम एफिशिएंसी। भाई हमारा प्री एग्जामिनेशन में आते हैं 100 क्वेश्चन जो हमें करने होते हैं 60 मिनट में, तो भाई यहां हमें अपनी टाइम एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रखनी होती है।
मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं हमें बहुत कम टाइम में, तो भाई यहाँ हमें टाइम एफिशिएंसी पे काम करना होता है। वहीं अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई मेंस एग्जामिनेशन में हमें काम करना होता है अपनी एक्यूरेसी पे। भाई यहाँ हमें अपनी एक्यूरेसी को बहुत हाई रखना पड़ता है। भाई देखो, अगर मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं तो भाई इन 3 सेक्शन में, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे टॉपर तक अकेले 20-20 मार्क के क्वेश्चन करके आते हैं और वो स्टिल टॉपर बनते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर आपकी एफिशिएंसी कम है, मतलब अगर आप यहाँ पे कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं पर अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तब भी आप अमंग टॉपर्स आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई अगर मैं आपको एसबीआई 2018 का एग्जांपल दूं तो भाई इसमें अगर इस सेक्शन की बात करें, मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो आपको पता है यहाँ पे 2018 में एसबीआई के मेंस एग्जामिनेशन में इस सेक्शन का कट ऑफ क्या गया था? भाई इस सेक्शन का कट ऑफ गया था 0 नंबर। मतलब अगर किसी बच्चे ने एक भी क्वेश्चन नहीं करा इस सेक्शन में, तब भी वो क्वालिफाई कर गया इंटरव्यूज के लिए। और ऐसे कई सारे बच्चे थे जो इंटरव्यू क्वालिफाई करके आज एसबीआई में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम कर रहे हैं, जिनके मैथ में, मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 0 नंबर थे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपकी उस दिन एक्यूरेसी रहती, भाई मेरे डेटा इंटरप्रिटेशन में थे 17 नंबर, बट स्टिल आप देखें जिस बच्चे के 0 नंबर भी थे वो भी आज प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के एसबीआई में काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 1 नंबर भी स्कोर कर पाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप उन बहुत सारे बच्चों से आगे निकल रहे हैं जो 0 मार्क्स स्कोर करके सेक्शन को छोड़ेंगे। तो आपको मेंस एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले हम ये नए सेक्शंस की बात कर लेते हैं। भाई कॉमन सेक्शंस की बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले हम ये नए सेक्शंस की बात करते हैं। भाई नए सेक्शंस पढ़ने कहां से हैं, कैसे पढ़ने हैं, भाई क्या क्या इनमें हमें नया ऐड ऑन करना है, क्या क्या नई चीजें अडॉप्ट करनी है कि हमारे ये सेक्शंस भी हम तैयार कर सकें। ठीक है, आओ सबसे पहले मूव करते हैं और देखते हैं जीके के सेक्शन के बारे में। तो गाइस अगर जीके के सेक्शन की बात करें तो भाई जीके के सेक्शन में टोटल 3 पार्ट्स आते हैं। भाई पहला पार्ट होता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड पार्ट होता है हमारा करंट अफेयर्स और थर्ड पार्ट होता है हमारा स्टैटिक पार्ट, मतलब स्टैटिक अवेयरनेस। अब भाई देखो ये 3 पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं? भाई सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पहले 2 पार्ट्स, क्योंकि भाई पहले 2 पार्ट्स एक लिमिटेड पार्ट्स होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट्स होते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। वही स्टैटिक पार्ट होता है, भाई स्टैटिक पार्ट एक समुंदर की तरह है। भाई उसको आप कितना भी पढ़ लो वो कम है, और कितना भी ज्यादा पढ़ लो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप टैकल नहीं कर सकते। तो भाई आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फोकस पहले 2 सेक्शंस में रखता है। तो भाई जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा मेन फोकस इन 2 सेक्शंस पे रहता था, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, बिकॉज ये 2 वो सेक्शंस है जिन पे मेरी पकड़ अगर अच्छी होगी तो मैं एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा सकता हूँ। अब भाई अगर सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो भाई बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या आता है? भाई बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक से जुड़े, भाई डे टू डे बैंकिंग लाइफ से जुड़े सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। भाई क्या क्या आता है? भाई आ सकता है इसमें ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, भाई इसी के साथ अलग अलग टाइप के बिल्स क्या होते हैं, भाई इनकी वैलिडिटी क्या होती है, उसी के साथ अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं। भाई क्वेश्चन आ सकता है भाई आरबीआई ने कोई नया फंडामेंटल आरबीआई लेके आया, या आरबीआई ने कोई नया अनाउंसमेंट करा, या कोई नया सर्कुलर लेके आया जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब डीमोनेटाइजेशन आया तब आरबीआई एक नया मेजर लेके आया था, उसका नाम था ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो भाई उस टाइम के हिसाब से ओएमओ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब भाई आरबीआई नई नई चीजें लेके आ रहा है। अब भाई अगर आप नई चीजों की बात करें, भाई बैंक में आजकल जो हम डेली फेस करते हैं उसका नाम है पीएम स्वनिधि। तो भाई पीएम स्वनिधि एक नई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बैंक के थ्रू वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो भाई इस स्कीम में क्या हो रहा है? भाई इसमें जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10-10 हजार का लोन मिल रहा है, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, और वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ। अब भाई मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा इंटरेस्ट सबवेंशन, तो भाई अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है? भाई ये इंटरेस्ट सबवेंशन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। भाई इसी के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है? भाई इसी के साथ इंपॉर्टेंट है हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े फैक्ट्स, मतलब सेबी से जुड़े फैक्ट्स, आरबीआई से जुड़े फैक्ट्स, इसी के साथ नाबार्ड से जुड़े फैक्ट्स, या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े फैक्ट्स, मतलब जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन है, और वो जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हैं या बड़े बड़े सर्कुलर्स लेके आते हैं जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई इसी के साथ क्या इंपॉर्टेंट है? भाई अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई चेक्स की वैलिडिटी क्या होती है, या फिर पूछ सकते हैं कि डीडी की वैलिडिटीज क्या होती हैं, या फिर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, मतलब ओवरऑल अगर आप समझें तो ये ओवरऑल सारी वो चीजें जो हमारा बैंकिंग में डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या हमारा ओवरऑल फाइनेंस और इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें जो हमारा नेशनल इकोनॉमी को इंपैक्ट करती हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस में, अगर कोई नई स्कीम्स आई हैं वो, और उसी के साथ ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो भाई अगला टॉपिक आ गया हमारा करंट अफेयर्स। तो भाई करंट अफेयर्स की बात करें तो गाइज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, भाई करंट अफेयर्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 से 5 महीने के लास्ट पढ़ सकते हैं। भाई अगर आपके लास्ट 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स तैयार हैं
तो भाई आप एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स इससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। भाई देखो, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको बोलेंगे कि आपको 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने या 8 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने या 6 महीने के पढ़ने, तो गाइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई अगर आपके 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स बाय हार्ट आपको तैयार है, बाय हार्ट आपको याद है, तो भाई इस एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह तैयार है। तो भाई करंट अफेयर्स में भी आपको हर टाइप का करंट अफेयर नहीं पढ़ना। भाई देखो, करंट अफेयर भी अगर पढ़ने गए तो भाई दुनिया में करोड़ों टाइप के न्यूज़पेपर आते हैं, भाई दुनिया में करोड़ों मीडिया हाउसेस हैं, करोड़ों सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो आप कितना करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो भाई करंट अफेयर में भी हमें अपने आप को लिमिटेड रखना है। भाई वही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली टारगेट करती हैं, या फिर उसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली टारगेट करती हैं, या फिर हमारी नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, या इसी के साथ साथ जो आजकल का सिनेरियो है उसमें है अगर वो डिफेंस को टारगेट करते। तो भाई आजकल इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा है, तो भाई डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम द अल्फा बैंकर में बार बार रीइटरेट भी करते रहते हैं कि भाई आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज को अच्छे से रीड करना है। भाई और क्या इंपॉर्टेंट है, भाई और इंपॉर्टेंट है अगर हमारा कोई बैंक कोई बड़ी अनाउंसमेंट करता है तो उसमें हमें याद करना है उस बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उस बैंक के हेड का नाम क्या है, उस नई स्कीम का नाम क्या है, उस नई स्कीम में क्या क्या आता है, उस बैंक की टैगलाइन क्या है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम चीजों को लिंक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर से ही यहाँ बनते हैं हमारे स्टैटिक अवेयरनेस। भाई स्टैटिक अवेयरनेस कैसे बनेगा, भाई हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को ऐसे लिंक करके चलेंगे कि हमारे स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता चले। भाई स्टैटिक पोर्शन हमारा कैसे कवर होगा, भाई फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आया तो भाई इंटरनेशनल यूथ डे का इस बार का टाइटल क्या था, भाई इस बार की टैगलाइन क्या थी। तो भाई देखो हमें यहाँ पे क्या याद करना पड़ेगा, भाई इंटरनेशनल यूथ डे का टैगलाइन क्या था, इस बार का टाइटल क्या था। फर्स्ट, इस दिन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने चालू करा है, सेकंड हो गया। इसके साथ हमें और क्या याद करना है, भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की और कौन कौन सी बड़ी स्कीम्स हैं, बड़े बड़े डे सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि भाई यूनाइटेड नेशंस, भाई यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको याद होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के हेड का नाम क्या है, आपको याद होना चाहिए। उसी के साथ भाई यूनाइटेड नेशंस और क्या क्या करता है वो आपको पता होना चाहिए। भाई ऐसे ही एक नया दिन था, उसका नाम था इंटरनेशनल पॉल्यूशन डे। भाई इंटरनेशनल पॉल्यूशन डे इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज भाई कोरोना वायरस की वजह से ये दिन पहली बार 2007 के बाद पहली बार बहुत लेट सेलिब्रेट हुआ है। मतलब इस बार इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है भाई कोरोना वायरस की वजह से, जहां बहुत लोगों को बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत गलत हुआ है कुछ लोगों के साथ, वहीं ओवरऑल इकोसिस्टम को ये फायदा हुआ है कि भाई इस बार का पॉल्यूशन लेवल बहुत तेजी से गिरा, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से हील कर रहा है, ठीक है। तो भाई कोरोना वायरस की वजह से ये चीजें हुई। भाई इंटरनेशनल पॉल्यूशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल पॉल्यूशन डे कौन सेलिब्रेट करता है वो आपको याद करना है, किस दिन सेलिब्रेट करता है वो आपको याद करना है, इसकी टैगलाइन क्या है याद करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको याद करते हुए चलनी है। तो भाई ऐसे अगर हम लिंक करते हुए चलेंगे चीजों को तो हमारे लिए चीजें याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। भाई इसी के साथ स्टैटिक पोर्शन में और क्या क्या पूछा जा सकता है, भाई स्टैटिक पोर्शन में हमसे पूछ सकते हैं वो लोग डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज, भाई अलग अलग कंट्रीज की करेंसी। भाई अलग अलग कंट्रीज से मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है 190 प्लस कंट्रीज हैं तो मुझे सारी की सारी कंट्रीज की सारी करेंसीज याद करनी है, नहीं। भाई हमें बस उन्हीं कंट्रीज की करेंसीज याद करनी है या उन्हीं कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट याद करने हैं जिनका डायरेक्टली लिंक इंडिया के साथ था या फिर जो इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत बड़ा काम करके आए हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी बात करें तो भाई इंडिया इजराइल, भाई इंडिया इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और इंडिया पाकिस्तान का जब भी फाइट होता है तो इजराइल हमेशा आगे आता है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो इजराइल इंपॉर्टेंट हो गया। तो इजराइल की हमें करेंसी याद होनी चाहिए। भाई हमें याद होना चाहिए इजराइल की करेंसी के साथ साथ पैलेस्टीन, भाई इजराइल और पैलेस्टीन अब बहुत पास पास है तो हमें पैलेस्टीन के बारे में पता होना चाहिए। भाई इसी के साथ इंडिया इस टाइम में कोरोना टाइम में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज को बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है। तो भाई हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है कि भाई उन छोटी छोटी कंट्रीज को जो इंडिया बड़ा बड़ा सपोर्ट दे रही है तो उन कंट्रीज का नाम क्या है, इसी के साथ उनकी करेंसी क्या है, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, एमओयू साइन करा है तो उस एमओयू का अमाउंट कितना है, और अगर इसी के साथ किसी बड़े बैंक ने इंडिया को सपोर्ट करा है तो वो आ जाएगा हमारे करंट अफेयर्स में। फॉर एग्जांपल अगर अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को मुंबई में मेट्रो सेटअप करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन दिया, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया, इसी के साथ एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड का नाम क्या है। इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है अभी, भाई इसके साथ अभी इंपॉर्टेंट है हमारे सारे के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, भाई जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इंडिया की जीडीपी को कहा है कि वो बहुत तेजी से गिरेगी, भाई बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट होगी इंडिया की जीडीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें याद क्या करना है,
तो हमें याद करना भाई वो सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्या है, इसी के साथ उन्होंने क्या जीडीपी एस्टिमेट करी है इंडिया की, और उसी के साथ इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स का नाम याद करना है। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे हम चीजों को लिंक करते हुए आगे चलेंगे तो हमारे लिए सारी चीजें याद करना ईजी हो जाएगा, और हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक अवेयरनेस को भी याद करते हुए आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो गाइज आई एम श्योर कि अभी तक आप लोगों को जीके के बारे में काफी नॉलेज हो गई होगी कि भाई हमें जीके कैसे पढ़ना है और कितना कितना कहां से पढ़ना है। ठीक है भाई, इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, जिसका लिंक ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे राइट टॉप पे आ जाएगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल में डीपली एनालिसिस करके भाई जीके को हम बाइफरकेट करके कैसे रीड करेंगे। ठीक है भाई, देखो इतना हो गया कि हमें जीके कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जीके कहां से पढ़ना है। भाई देखो, अगर जीके कहां से पढ़ने की बात करें, भाई सबसे अच्छा तरीका है जीके पढ़ने का, सबसे अच्छा सोर्स है जीके पढ़ने का, वो है अफेयर्स क्लाउड। भाई अफेयर्स क्लाउड एक बहुत अच्छा सोर्स है जीके पढ़ने का। इसी के साथ और क्या है भाई, इसी के साथ है जीके टुडे। भाई जीके टुडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जीके टुडे क्या है, भाई जीके टुडे यूपीएससी के बच्चे यूज करते हैं। भाई जीके टुडे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यूज करते हैं। भाई बहुत बड़ा ओशियन टाइप का है। भाई इसमें से हमें अपने मतलब के करंट अफेयर्स को छांटना है, अपने मतलब के करंट अफेयर्स को ही रीड करना है। भाई हमें ऐसा नहीं कि अंदर हमें जो दिख रहा है कि हम रीड करते जाए, ऐसे हमें नहीं करना। भाई अगर हमारे पास टाइम कम है और हमें अपनी प्रिपरेशन बैंग ऑन रखनी है, तो हमें बस उतना ही रीड करना है, हमें बस उतना ही पढ़ना है और उतना ही याद रखना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब भाई और क्या इंपॉर्टेंट, भाई अफेयर्स क्लाउड में डायरेक्टली पिन पॉइंट करके उतनी ही न्यूज आती है आपके सामने जितनी पर्टिकुलर डे के लिए या पर्टिकुलर वीक के लिए या पर्टिकुलर मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जीके पढ़ने के बहुत सारे सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं जीके पढ़ने के लिए। बट मैं आपको बस ये दो सोर्सेज ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये दो वो सोर्सेज हैं जो हाईली ट्रस्टेड सोर्सेज हैं और हाईली रिलायबल सोर्सेज हैं। बिकॉज इन दो सोर्सेज से अगर आप जीके रीड कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, आई थिंक कि अभी तक हमने जीके में बहुत डीपली बात कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट नया सेक्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव के बारे में। अब भाई मेंस में अगर देखें कि भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से और नया क्या ऐड होता है, तो वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। भाई ये इसको बोला जाता है इंग्लिश राइटिंग भी। भाई इंग्लिश राइटिंग क्यों, भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आता है हमारा लेटर राइटिंग और इसी के साथ एक आता है एस्से राइटिंग। भाई लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग एग्जैक्टली वही आते हैं जो हमारे स्कूल में हम लिखते थे। भाई लेटर टू प्रिंसिपल, भाई लेटर टू म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, या इसी के साथ एस्से आ जाएंगे। भाई एस्सेज कैसे आते हैं, भाई एस्से आते हैं करंट अफेयर्स पे, भाई करंट टॉपिक्स पे। जैसे इस बार एस्से कैसे आ सकता है, भाई एस्सेज आ सकते हैं आपके इस बार फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उसी के साथ एस्सेज आ सकते हैं आपके कोरोना में इंडिया कैसे सर्वाइव करे, या ऐसे आ सकते हैं भाई कोरोना में इंडिया को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इंडिया और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए और लोगों को और कम प्रॉब्लम हो। इसी के साथ और क्या आ सकता है कि भाई इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से गिर रही है, उसको और इंक्रीज करने के और क्या सोर्सेज हो सकते हैं या क्या इंप्लीमेंटेशंस लेके आए। भाई डिस्क्रिप्टिव के कई सारे टॉपिक्स हम द अल्फा बैंकर पर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसपे आप डायरेक्टली हमको अपना डिस्क्रिप्ट लिख के हमको डायरेक्टली भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपकी गलतियां क्या थी उस डिस्क्रिप्टिव में और आपको कैसे अप्रोच करना है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को लेके। भाई देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक पिन पॉइंट करके बात बता पाऊं कि भाई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा वहां पे इजी वोकैबुलरी और उसी के साथ बहुत इजी ग्रामर। भाई अगर आप ये दो चीजें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने डिस्क्रिप्टिव में, भाई वो ये दो फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद करने के लिए। भाई इजी वोकैबुलरी और इजी ग्रामर। भाई आपको कोई फैंसी वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है, बिकॉज फैंसी वोकैबुलरी यूज करने में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। भाई अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि बहुत परसिवरेंस के साथ चलना है या बहुत डेडिकेट होकर चलना है, भाई डेडिकेट के आप स्पेलिंग तो लिख लोगे, बट परसिवरेंस की स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर जाओगे। तो आपको लगेगा भाई पी ई आगे क्या होगा, एस लिखें, आर लिखें, ई लिखें, क्यू लिखें, भाई यहां आप गलती कर जाओगे। तो हमें क्या करना है, भाई हमें बिल्कुल इजी वोकैबुलरी यूज करनी है, फैंसी वोकैबुलरी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। इसी के साथ भाई हमें इजी से इजी ग्रामर यूज करनी है। भाई इजी से इजी ग्रामर मतलब भाई जहां पे भी हमें डाउट है, भाई हमें अगर लगता है कि हमें कुछ डाउट रहता है अप टू यूज करने में, तो भाई हम अप टू का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे डिस्क्रिप्टिव में। अगर हमें लगता है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं कुछ चीजों को लेके, तो मैं उन चीजों को यूज कर सकता हूं और बार बार यूज कर सकता हूं। भाई डिस्क्रिप्टिव में आपके सामने ये बिल्कुल फ्रीडम रहती है आपके ऊपर कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। भाई कितना लिखने के लिए आपके पास वर्ड लिमिट होती है, उस वर्ड लिमिट के अंदर आपको जो लिखना है, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। बट एक ये गुरु मंत्र आप याद रखें कि इजी वोकैबुलरी और इजी ग्रामर आप जब तक इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में बहुत हाई स्कोर करना बहुत ईजी है। भाई देखो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में इजीली लोग
60-65% तक मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, वो भी तब जब उनके साथ कोई गलती हो जाती है। सो गाइज, अगर मैं आपको 2018 का अपना एक एग्जांपल बताऊं तो भाई एसबीआई पहले मैंने दिया, तो एसबीआई के मेंस एग्जामिनेशन में भाई डिस्क्रिप्टिव के जो एसे था उसका वर्ड लिमिट थी 400 वर्ड्स। ठीक है, तो मैंने 400 वर्ड में लिखा, तो मेरा एसबीआई का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया आईबीपीएस का मेंस एग्जामिनेशन। भाई आईबीपीएस के मेंस एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट थी 250 वर्ड्स, बट वो क्या हुआ कि जल्दबाजी में मैं ये लिखना भूल गया, तो भाई ये ना देखने की वजह से मुझे एसबीआई की वर्ड लिमिट याद थी, तो मैं 400 वर्ड्स का लिख के आया था। तो भाई आप मानेंगे नहीं कि आउट ऑफ 50 उस एग्जामिनेशन में भी मुझे 35 मार्क्स मिले थे, मेरी इतनी बड़ी मिस्टेक होने के बाद भी। समझ रहे हैं आप? बट मैं बस एक ही गुरु मंत्र वहां पे फॉलो कर रहा था कि इजी वोकैबुलरी एंड इजी ग्रामर। मेरे ये दो गुरु मंत्र काम करे ऐसे कि भाई मुझे गलती होने के बाद भी मिले 35 नंबर। तो अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और अगर आप अच्छे से एग्जामिनेशन देके आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन देके आएंगे, तो भाई आप 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब 70% प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। सो गाइस, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? भाई देखो, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए अगर मैं आपको अपनी प्रिपरेशन बताऊं तो भाई मैंने कोई भी फैंसी प्रिपरेशन नहीं करी। भाई देखिए, मेरे लिए हमेशा ऐसा है कि मुझे जो भी इंग्लिश में रीड करने के लिए मिलता है मैं रीड करता रहता हूँ। इंग्लिश नॉवेल्स हुए या फॉर दैट मैटर कोई इंग्लिश सेल्फ हेल्प बुक्स हुई, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हुए, या उसी के साथ घर में भी अगर मेरे सामने कुछ इंग्लिश में आया तो मैं उसको रीड करता रहता था। तो भाई मुझे मेरी वोकैबुलरी पे इतना पता था कि मेरी बेसिक वोकैबुलरी थी कि भाई इंग्लिश में अगर मुझे एस्से लिखने के लिए बोलेंगे तो मैं इजी वर्ड से 400 वर्ड का तो इजीली एस्से लिख सकता हूँ, या फॉर दैट मैटर लेटर भी लिख सकता। इसके साथ और आपको क्या हेल्प कर सकता है? भाई आपको हेल्प कर सकता है इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज। भाई इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री से आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं जो आपको लगे कि आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो इमोशंस है, उनको और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको लेके चलने में, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। जो आपकी प्रिपरेशन है वही फोरमोस्ट है, वही एट पार है आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भाई इसमें इंपॉर्टेंट है लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मेट याद करना है। भाई इसमें दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल को बोला जाता है कैजुअल लेटर्स। तो इन दोनों का फॉर्मेट आपको याद करना है। एक फॉर्मेट में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, रिस्पेक्टेड सर लिखना होता है। दूसरा अगर इनफॉर्मल है तो उसमें आपको डियर फ्रेंड करके लिखना होता है या डियर कलीग करके लिखना होता है। तो इनका आपको फॉर्मेट याद करना जरूरी है। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ठीक है गाइस, द अल्फा बैंकर पे आपको क्या हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को लेके? हम आपको रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। इसी के साथ अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक मिलता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए तो आप अपना वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में राइट अप करके हमको भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या गलतियां रही उस राइट अप में, उसी के साथ और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं आप और हाई स्कोर करने के लिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। ठीक है गाइस, आई एम श्योर कि अभी तक मैंने आपके मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी के बचे तीनों सेक्शंस। तो गाइस, बाकी हमारे पास फाइनली बचते हैं ये तीन सेक्शन जिनका नाम है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। भाई देखो, हम जब प्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा लेवल बहुत अच्छा होता है एग्जामिनेशन का। भाई देखो, प्री एग्जामिनेशन में हमें पता होता है हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पर प्री एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? भाई प्री एग्जामिनेशन में होता है हमारा टाइम एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट। टाइम एफिशिएंसी मतलब हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, कि हमें हर क्वेश्चन में बहुत कम टाइम देना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। वही मेंस एग्जामिनेशन में इन तीन सेक्शंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी काफी चेंज हो जाती है। भाई जहां टाइम एफिशिएंसी हमारे लिए मेन रोल प्ले करता है प्री एग्जामिनेशन में, वही मेन एग्जामिनेशन में हमारे लिए रोल प्ले करता है एक्यूरेसी। यस गाइस, एक्यूरेसी अगर आपकी हाई है मेंस एग्जामिनेशन में तो आपके बहुत हाई स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में, भाई हाई एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी हमें अगर मेंस एग्जामिनेशन निकालना है तो भाई ये हाई एक्यूरेसी कैसे आएगी? भाई ये हाई एक्यूरेसी आएगी आपकी अगर आप रेगुलर मॉक्स देते रहेंगे तब। भाई देखो, इन तीन सेक्शंस की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई प्री एग्जामिनेशन के बाद कुछ नया नहीं आता इन तीनों सेक्शंस में। अगर कुछ नया आता है तो वो है इनका लेवल। भाई इनका लेवल एक नॉच ऊपर हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं। भाई जहां रीजनिंग सेक्शन में पजल्स का नंबर बढ़ जाता है, भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पजल के आने चालू हो जाते हैं। वहीं क्वांट सेक्शन की बात करें तो भाई उस सेक्शन का नाम हो जाता है यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई हमारी स्ट्रैटेजी अभी भी वही रहती है इन तीनों सेक्शंस को लेके। भाई आज भी अगर मुझे कोई बोलेगा कि रीजनिंग सेक्शन में मेंस की स्ट्रैटेजी मुझे बताइए, भाई मेंस की स्ट्रैटेजी मेरी अभी भी वही रहेगी कि पहले मैं करूंगा मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो अकेले अकेले क्वेश्चन जिनको सॉल्व करके मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। भाई देखो, यहाँ पे रीजनिंग में नया क्या आ जाता है? यहाँ पे रीजनिंग में नया आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग। भाई क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं कि एक ऊपर स्टेटमेंट दिया होता है और नीचे हमसे पूछा जाता है कि इसको स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इसको वीकन क्या करेगा।
वो वाले टाइप के क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। क्रिटिकल रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट से। इसी के साथ क्वांट में क्या होता है भाई, क्वांट में आने लग जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन का हायर लेवल। हायर लेवल मतलब कितना है, इतना हाई कि आपका कैलकुलेशंस का लेवल उतना बढ़ जाएगा कि आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार। तो भाई उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक्यूरेसी का लेवल हाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम भी रहे तो एक्यूरेसी के दम पे आप झट से पेपर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, रीजनिंग सेक्शन में आप करेंगे मिसलेनियस पहले और बाद में बचे हुए पजल्स आखिरी में। उसी के साथ क्वांट कैसे करेंगे भाई, क्वांट में आप करेंगे बाकी के क्वेश्चंस पहले और मिसलेनियस क्वेश्चन सबसे एंड में। भाई मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम सबसे एंड में करेंगे। और भाई इसमें जो मेंस में आते हैं आपके आ जाते हैं क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन। इसी के साथ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, तो वो आप जल्दी अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज वो इजी क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करने लायक होते हैं, डुएबल क्वेश्चन होते हैं और वो आपको अच्छे मार्क्स देके भी जा सकते हैं। वहीं अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें, भाई देखो इंग्लिश में कुछ भी नया नहीं आता, एग्जैक्टली सेम रहता है, बस चेंज होता है तो क्वेश्चन का पैटर्न। भाई देखो जब मैंने एसबीआई दिया था या जब मैंने आईबीपीएस दिया था तो मेरी इंग्लिश में मैंने कुछ नया प्रिपेयर नहीं करा था, एग्जैक्टली सेम प्रिपरेशन के साथ गया था, बस मॉक की प्रिपरेशन करके गया था, मॉक टेस्ट लगा के गया था बहुत सारे। इसमें क्या हुआ था, मुझे भाई नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ आ जाएंगे आपके सामने कनेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। भाई 2 सेंटेंस होंगे उनके बीच में कनेक्टर लगाना होगा, या 2 सेंटेंस होंगे उनकी स्टार्टिंग में कनेक्टर लगाना होगा, या नया पैटर्न क्या होता है 2 सेंटेंस दिए होते हैं उनके आखिरी में कनेक्टर लगाना होता है। तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ अलग अलग पैटर्न के नए टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं भाई, आरसी में आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, आरसी के अंदर आपको दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो एक नया टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। या जब हमने दिया था तो एक नया टाइप का क्वेश्चन आया था भाई 4 फिलअप वाला एक सेंटेंस। भाई एक सेंटेंस में उसमें 4 फिलअप थे, हमको अलग अलग वर्ड चूज करने थे उन चारों के लिए। तो समझे यहाँ पे अलग अलग पैटर्न आ जाते हैं क्वेश्चन के। भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आने लग जाते हैं, बट हमारी प्रिपरेशन वही रहती है। भाई हमने जितना पढ़ा है भाई हम वो पढ़ के प्री एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं, तो हमें उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें ज्यादा क्या करना है, हमें ज्यादा करनी है मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन। भाई मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन आपको इतनी ज्यादा करनी है कि ऐसा कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन बचे ही ना जो आपको एग्जामिनेशन में सरप्राइज कर पाए। सो गाइस अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो गाइस देखिए मैं बस 2 ही मॉक सीरीज आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। भाई पहली है ऑलिव बोर्ड और सेकंड है प्रैक्टिस मॉक। भाई ये 2 ही मॉक सीरीज है जो मैं आपको आंखें बंद करके भी नींद में भी यही 2 सजेस्ट कर सकता हूं। भाई ये ऑलिव बोर्ड है, इसका जो लेवल है ये मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो भाई मेंस एग्जामिनेशन आपको कभी भी सरप्राइज नहीं कर सकता अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलिव बोर्ड से है तो। वहीं अगर प्रैक्टिस मॉक की बात करें, भाई प्रैक्टिस मॉक में क्या है, भाई प्रैक्टिस मॉक की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसका जो लेवल है ये ऑलमोस्ट सेम रहता है मेंस एग्जामिनेशन जैसा ही। तो इसका मतलब अगर आपने प्रैक्टिस मॉक की प्रिपरेशन करी है तो मेंस एग्जामिनेशन देने के बराबर ही रहेगा वो आपका मॉक टेस्ट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये दोनों बाय करें, इन दोनों के मॉक टेस्ट देते रहें साइड बाय साइड। भाई ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट दें फॉर हायर डिफिकल्टी लेवल, वहीं प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट दें फॉर ऑलमोस्ट सेम लेवल। वहीं अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस मॉक, बिकॉज प्रैक्टिस मॉक चीप आता है, सस्ता होता है और इसका लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। भाई ऑलिव बोर्ड थोड़े महंगे आते हैं बट उनके क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा होता है, काफी मुश्किल क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन एट पार होनी चाहिए, मेंस लेवल के बराबर की होनी चाहिए, तो आप प्रैक्टिस मॉक बाय कर सकते हैं बिकॉज ये चीप है और उसी के साथ साथ इनका लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो और गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा भी पहला जो एनकाउंटर था मेंस एग्जामिनेशन को लेके, तो मैंने भी सबसे पहले प्रैक्टिस मॉक से ही चालू करा था। सो गाइज आई एम श्योर कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके मेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर द अल्फा बैंकर पे अभी तक हो गए होंगे, एंड मी चिराग चोपड़ा हैव ऑलरेडी आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो गाइज कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं आप हमें बताने, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि मेक श्योर कि आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन हाई रखें, एक नॉच अपर रखें सारे कंपटीशन से, बिकॉज गाइज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बस एक ही ड्रॉबैक है कि आपको अपनी प्रिपरेशन से ज्यादा उन 5 लाख या 6 लाख बच्चों से अच्छा प्रिपेयर करना है, उनसे अच्छा परफॉर्म करना है उस एग्जामिनेशन डे वाले दिन। और आप अच्छा परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब आपकी मॉक टेस्ट में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो। सो गाइज इसी के लिए हम द अल्फा बैंकर पे बहुत ही जल्द रीजनिंग के लिए पजल्स चालू करने वाले हैं। इसी के साथ हम जीके के लिए वीकली और मंथली करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं, जिनका हम वीकली और मंथली क्विज रखेंगे। भाई क्विज का मतलब भाई पढ़ के आपको आना है, टेस्ट हम लेंगे। भाई पढ़ के आप आएंगे खुद से उन 2 सोर्सेज से जो मैंने आपको बताए हैं, और उनका टेस्ट लेंगे हम द अल्फा बैंकर पे आपका, जिसके लिए हम रखेंगे वीकली और मंथली क्विजेस आपके लिए।
और इसी के साथ हम डीआई के हाई लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसी के साथ क्वांट में काफी हाई लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और डेटा सफिशिएंसी के काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आखिरी में हम करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन से क्रिटिकल रीजनिंग में। क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि भाई क्रिटिकल रीजनिंग में आपके सारे का सारा डर पूरी तरह से खत्म कर सके। सो गाइज इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ एंड वी एट दिस साइड विल मेक श्योर कि आपके प्रिपरेशन का लेवल हमेशा टॉप नॉच रहे और आप अपने प्रिपरेशन में हमेशा कॉन्फिडेंट फील करें। सो गाइज साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।